तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें बच्चों अपन को पढ़ना है इलास्टिसिटी। सही मायने में अपन को पढ़ना है इलास्टिसिटी। बच्चों इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले जरा एक बात समझो। एक टर्म है जिसको मैं बोल रहा डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स अपन किसको कहेंगे? ऐसा फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे। डिफॉर्म कर दे मतलब या तो उसकी लेंथ बदल दे या शेप बदल दे या फिर वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल वायर है, यदि आप वायर को पकड़कर यदि खींचोगे इस साइड और इस साइड तो स्वाभाविक उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। या यहाँ पर मान लीजिए सपोज ये वायर किसी स्लैब व्लैब से आपने बांध के रखा है और ये इस पर वेट लटका दोगे तो डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वायर क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कार्टून बॉक्स है, ये कार्टून बॉक्स है, इसके बेस को आपने फेविकॉल से चिपका दिया यहाँ पर फ्लोर पर। अब आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो स्वाभाविक है कि कार्टून का ऊपर वाला जो पोर्शन है, अपर पोर्शन, वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्टून ऐसा बेंड हो जाएगा, मतलब इसका शेप चेंज हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास में बैलून है, उसके अंदर गैस भरी है, एयर जो भी है, और आप इस तरीके से दबा रहे हैं उसको, तो स्वाभाविक है उसका वॉल्यूम चेंज होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की लेंथ को, शेप को या वॉल्यूम को चेंज करता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। अब नेक्स्ट अपन को समझना है प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। तो बच्चों इलास्टिसिटी की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रीगेन their original length, original shape or original volume after removing deforming force is called elasticity. The property of a body by virtue of which the body regain their original length, original shape or original volume after removing deforming force is called elasticity. And the bodies which containing the property elasticity is called elastic bodies. For example, all metals, rubber, etc. ये ऐसी हैं जिनको आप इलास्टिक बॉडी कहेंगे क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। अब आप लोग प्रैक्टिकली देखिए रबर बैंड, तो आप लोग देखिए, आप लोग खेल भी करते हैं, मुझे मालूम है आपने क्या, हमने भी खेल किया है बचपन में। तो रबर बैंड जो होता है, आपने देखा अपने दोस्त को पकड़ा दिया, एक एंड दूसरा एंड आपने पकड़ लिया और खींचते हैं आप, और फिर पता चला छोड़ा अचानक से तो उसको पट से हाथ पे लगता है। तो आप देखिए वो जो रबर बैंड को जब आपने खींचा था तो उसकी लेंथ चेंज हो गई थी, और जैसे ही आपने किसी एक ने छोड़ा तो ये वापस बैक गया था, तेजी के साथ बैक आया और हाथ में चोट लग गई थी। तो ये ओरिजिनल लेंथ रीगेन की इसने। जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया, फोर्स हटाया और इसने अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन किया। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ऑल मेटल्स, तो बच्चे चूंकि छोटे हैं, अभी आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके दिमाग में आता है सर यदि रबर तो ठीक है, मेटल में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। जरा आप सोच के देखो, आप लोगों ने रेलवे ब्रिज देखे होंगे, आप जरा देखो ये रेलवे ब्रिज जो है वो इस तरीके से कॉलम पर बने हैं और इसके ऊपर ऐसे हैवी गर्डर्स लगे हुए हैं, और इसके ऊपर से क्या पास हो रही है? ट्रेन। क्यों भाई? इसके ऊपर से क्या पास हो रही है? ट्रेन पास हो रही है, और वो भी ट्रेन कैसी है? बहुत हैवी है। यदि ब्रिज बहुत बड़ा है तो ट्रेन भी तो हैवी है, और जब ये ट्रेन जाती होगी तो कुछ तो ब्रिज ऐसा झुकता होगा, कुछ तो झुकता होगा 1 mm, 0.1 mm इतना तो झुकता होगा। अब एक ट्रेन निकल गई और ऐसे दिन भर में 100 ट्रेन निकल रही है या 50 ट्रेन निकल रही है, तो एक ट्रेन के कारण यदि थोड़ा झुका तो दूसरी ट्रेन के कारण और झुकेगा, तीसरी ट्रेन के कारण और झुकेगा। अब एक दिन में 50 ट्रेन निकल रही तो साल भर में कितनी ट्रेन निकली? बहुत सारी। और वाकई में यदि शेप चेंज हो रहा होता तो कुछ सालों बाद तो ब्रिज का शेप ऐसा हो जाता कटोरे के समान। लेकिन आपको मालूम है सालों साल के बाद भी ब्रिज कैसा बना हुआ? फ्लैट। इसका मतलब क्या होता होगा? ये जो लेंथ चेंज होती होगी
वो वापस क्या कर लेता होगा, जैसे ही ट्रेन हटती होगी तो कुछ समय के बाद क्या कर लेता होगा, रीगेन कर लेता होगा। इसलिए वो कैसा बना हुआ ट्रैक, बिल्कुल फ्लैट, मतलब रीगेन करता है, आयरन रीगेन करता है। तो इस जिस प्रॉपर्टी के कारण ये रीगेन करता है उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। आप बैलून को देख लीजिए, आप दबाते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेता है ना। कार का टायर देख लीजिएगा आप, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन करती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आप बोलेंगे सर कुछ बॉडीज तो रीगेन नहीं करती हैं, जो नहीं करती उनको प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं, और प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। If the body do not regain their original length, original shape or original volume after removing deforming force is called plasticity. And the bodies which containing this property plasticity is called plastic bodies. तो आप बोलेंगे कि सर प्लास्टिक बॉडीज तो हमने बहुत सारी देखी हैं। आप इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। वैक्स जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, सोप जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, वेट क्ले गीली मिट्टी जो है वो भी प्लास्टिक बॉडी है, और जो आप बोल रहे हैं जिसको बोलते हैं आप प्लास्टिक बॉडीज, वो एक्चुअली में प्लास्टिसिन है। जो आपके यहाँ प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, जो प्लास्टिक की बाल्टीज होती हैं, वो सब प्लास्टिसिन है। पर चूंकि प्लास्टिसिन से ज़्यादा इजी वर्ड प्लास्टिक है, इसलिए सब लोग प्लास्टिक बोलने लगते हैं। पर प्लास्टिक में तो वैक्स भी आता है। वैक्स का भी एक बार आप शेप चेंज कर देंगे ना, फिर आप फोर्स हटा लेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। सोप को भी आप देख लीजिए, एक बार दबा दीजिए, आप उसका शेप बदल दीजिए, उसके बाद आप फोर्स हटा लीजिए, वो अपना रीगेन नहीं कर पाएगा। गीली मिट्टी, वेट क्ले, उसमें भी यही है। आप उसका एक बार शेप चेंज कर दीजिए, फोर्स लगा दीजिए, फिर फोर्स हटा लीजिए, वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। सेम प्लास्टिक में भी है, प्लास्टिसिन में। तो ऐसी बॉडीज जो अपना ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन नहीं कर पाती हैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, उन सारी बॉडीज को अपन बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज, राइट। अब जब मैं ये आपको समझा रहा हूं तो फिर मुझे कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझानी होगी। उसमें से एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। अच्छा बच्चों, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्यों होती है जरा सोचो आप। तो ये उसका एक्चुअल जो रीजन है, जैसे ये वायर है, ये वायर है। अब जब मैं ये वायर बना रहा हूं तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि वैसे आंख फाड़ के देख रहे हैं, सर ये कहाँ वायर है, आप तो पूरा तो सिलेंडर बना दिया। अरे जूम करके दिखा रहा हूं भाई, ये वायर है, इसके सामने मैंने बहुत पावरफुल लेंस रख दिया, उससे आप जब देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें मॉलिक्यूल है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, यहां से फोर्स लगा रहे हो, तो डेफिनेटली ये खींचेगा तो ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा और ये भी मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कॉन्सेप्ट तो समझा होगा केमिस्ट्री में। कभी भी किसी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, जिसको अपन डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। उस डिस्टेंस से यदि आप कम करते हो या ज्यादा करते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगता है। जब मॉलिक्यूल्स को आप एक फिक्स डिस्टेंस पर हमेशा होते हैं तब उन पर नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन जब आप इन मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ऐसा बढ़ा दोगे, दूर हो जाएंगे, मान लीजिए ये जो है नॉर्मल कंडीशन में डिस्टेंस कितना था, R0, क्या है ये डिस्टेंस R0। तो बच्चों इस R0 को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम।
जब ये मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स रहते हैं। लेकिन आप सबने थ्योरी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में कि यदि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर ग्रेटर हो जाए आर नॉट से, मतलब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं, जितने डिस्टेंस पर थे उससे आपने ज्यादा बढ़ा दिया, तो इनके बीच में क्या लगने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। जैसे ही आप वो फोर्स लगा रहे थे उसको छोड़ोगे, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो वापस कहां जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, आर नॉट डिस्टेंस पर। तो जब आर ग्रेटर होता है आर नॉट से, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करता है। ऐसे ही यदि ये आर लेस हो जाए आर नॉट से, मतलब आप कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे आपके पास में ये दिख रहे हैं ना, अब इसको यदि आप ऐसा दबाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस रिटर्न आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जब ये डिस्टेंस कम हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो दिख रहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन में उससे कम होता है, तो इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वापस ओरिजिनल पोजीशन गेन करते हैं। तो मेन रीजन जो है इलास्टिसिटी का, जो मेन रीजन है वो यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब यदि मैं बोल रहा हूं आपसे ये टर्म में स्ट्रेन, तो व्हाट इज स्ट्रेन, इसकी क्या डेफिनेशन है, एग्जाम में आता है आपको, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन of a body to its original, the ratio of change in dimension of a body to its original dimension is called strain, or change in dimension of a body of its per unit original dimension is called strain। मतलब स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला यदि अपन बात करें तो इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वायर बोला, और वायर के लिए डायमेंशन मतलब लेंथ होगी। अब आपने इसके ऊपर वेट इंक्रीज किया तो मान लीजिए उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, स्मॉल एल। तो जब कैपिटल लेंथ एल थी तो उसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ, स्मॉल एल। ये वायर मान लीजिए 5 मीटर का है, तो जब ये ओरिजिनल लेंथ एल है उसमें चेंज कितना हुआ, स्मॉल एल। यदि अपन इस वायर की लेंथ यूनिट ले लें 1, तो उसमें लेंथ में कितना चेंज होगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इस क्वांटिटी को अपन स्ट्रेन बोलने वाले हैं। मतलब इसके डेफिनेशन आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो बोल दीजिए द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा बोल सकते हो। या चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ऑफ इट्स पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इस बेसिस पर ये जो स्ट्रेन है इनके 3 टाइप्स हैं। अच्छा, ये प्योर रेशियो है इसलिए हमेशा कैसा रहेगा, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। ये फर्स्ट सेकंड स्ट्रेन, इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर यदि अपन इसके लिए अपन बोले यूनिट, तो यूनिट लेस भी रहेगी। जब डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगी, यूनिट लेस। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ
change in length of a wire to its original length is called longitudinal strain, or the change in length of a wire of its per unit original length is called longitudinal strain, right? अब ये जो longitudinal strain मैं बता रहा हूं, longitudinal strain, तो स्वाभाविक है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसके लिए भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और ना ही इसकी यूनिट होगी। लेकिन यदि मैं पूछूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में होती है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा ओनली इन सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड की लेंथ नहीं होती है और ना ही गैसेस की। नेक्स्ट जो होता है बच्चों, वो होता है एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। हालांकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन लेंथ से ही रिलेटेड है, इसलिए एक ही टाइप है ये। यदि अपन फर्स्ट ए बोल लें और इसको अपन बी बोल लेते हैं, तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। देखो एक ये वायर है, इसको यहां स्लैब से आपने फिक्स कर दिया और यहां पर आप वेट लटका रहे हो। स्वाभाविक है इसकी लेंथ जो थी कैपिटल एल थी, वेट की वजह से लेंथ इंक्रीज हो जाएगी स्मॉल एल। तो जो लेंथ में चेंज हुआ वो वेट के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में चेंज हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन में, तब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला। लेकिन भले ही वायर की लेंथ बढ़ गई है, लेकिन इसका डायमीटर तो कम हो गया ना, पतला हो जाएगा वायर। तो मान लीजिए इसका ओरिजिनल डायमीटर कितना था डी, पतला होके इसका डायमीटर जो है वो कम हो गया डी डैश, तो चेंज इन डायमीटर कितना है, सपोज स्मॉल डी। पहले मान लीजिए पहले डायमीटर कितना था 5 mm, वेट बढ़ने की वजह से लेंथ बढ़ गई, तो डायमीटर 5 mm की जगह कितना रह गया 3 mm। तो चेंज इन डायमीटर कितना हुआ 2 mm। तो ये जो 2/5 mm है, व्हाट इज 2 mm चेंज इन डायमीटर, व्हाट इज 5 mm ओरिजिनल डायमीटर, दिस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कब होता है, जब लेंथ में चेंज होता है लेकिन अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर। ये फोर्स ऐसा लग रहा है और लेंथ में चेंज हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर। मतलब आप कह सकते हो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या फिर पूरा बोलना है तो आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ नॉर्मल टू अप्लाइड फोर्स टू द ओरिजिनल लेंथ नॉर्मल टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और बच्चों ये जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson ratio। नेक्स्ट इसके बाद वैसे सही मायने में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही मेन है, ये तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड टॉपिक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम to the original volume is called volume strain। जैसे यहां क्या था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहां पर क्या जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जनरली ये नेगेटिव रहता है,
क्योंकि जब आप प्रेशर लगाओगे, बैलून है, गैस भरी, आप दबा रहे हो, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेन जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यदि मैं पूछूंगा वॉल्यूम स्ट्रेन किस में होगी, तो आपका आंसर होगा तीनों में होगी। वॉल्यूम किसके पास होता है, तीनों के पास होता है, सॉलिड के पास भी, लिक्विड के पास भी और गैस के पास भी। इसलिए जो वॉल्यूम स्ट्रेन होती है वो तीनों में होती है। नेक्स्ट थर्ड, अच्छा स्ट्रेन का ही टाइप देख रहे हैं, इसका मतलब तीनों सब क्या है, डायमेंशनलेस एंड यूनिट। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका होता है बच्चों वो होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल एक्स अपॉन एल। अब ये डेल एक्स क्या है और एल क्या है, तो मैं शेयरिंग स्ट्रेन को समझाने के लिए एक बॉक्स बनाता हूं, कार्टून बॉक्स, और मैं बोलता हूं इस कार्टून बॉक्स का जो बेस है उसको आप फेविकॉल से चिपका दीजिए यहां पर, और यहां पर फोर्स अप्लाई कीजिए टॉप सरफेस पर, बेस फेस के पैरेलल। आपको मालूम है ये जो फेस है ए बी, यहां जाएगा ए डैश बी डैश पर, ये जो सी डी है वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा सी डैश डी डैश। मतलब ये कार्टून बॉक्स जो है इस तरीके से तिरछा हो जाएगा, ऐसा तिरछा हो जाएगा। मतलब क्या चेंज हुआ है, इसका शेप। मतलब शेयरिंग स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किससे रिलेटेड था, लेंथ से। वॉल्यूम स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से। शेयरिंग रिलेटेड स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, शेप से। तो इस डायग्राम में ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई। और आप सबको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इस एंगल का आर्क मतलब ये, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, डेल एक्स, और रेडियस का मतलब ये लेंथ या फिर ये लेंथ। तो अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ जो है दोनों इक्वल है, और इसको मैं बोल रहा हूं एल। एल मतलब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या हुआ, तो डेल एक्स क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल फेसेस। नीचे वाला बेस तो फिक्स है, आगे वाला ऊपर वाला फेस जो है वो मान लीजिए कितना आगे चला गया, 3 mm, 3 मिलीमीटर आगे चला गया। तो क्या हुआ, ऊपर वाले पैरेलल फेस का क्या हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 3 mm। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल एक्स। डेल एक्स को अपन बोलेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between two parallel faces. And what is capital L? Perpendicular distance between parallel faces. So what is shearing strain? It is the ratio of relative displacement between two parallel faces to the perpendicular distance between the parallel faces is called shearing strain. ये shearing strain किससे related है, ओनली सॉलिड से। शेप किसके पास होगा, केवल सॉलिड्स का। तो डेफिनेटली शेयरिंग स्ट्रेन रिलेटेड टू किसमें, ओनली सॉलिड्स। क्लियर। तो ये स्ट्रेन के तीनों टाइप्स हैं, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा।